एक महिला शरीर के सुख और प्रॉपर्टी के लालच में करवा देती है अपने पति का कत्ल। उसी महिला के ऑफिस में एक व्यक्ति काम किया करता था जो काफी पसंद आया करता था उस महिला को। और ये दोनों को जब भी मौका मिलता काम के सिलसिले निकल जाते घर से बाहर और कहीं बाहर जाकर होटल में खाते या फिर तो किसी कमरे में दोनों एक ही जगह, एक ही बेडरूम में, एक ही बेड पे वक्त बिताया करते। एक दो बार पकड़ी भी गई थी महिला, लेकिन हर बार एक काम के बारे में बता के गई, मैं काम के सिलसिले में इधर आया हुआ हूँ, और यह बचती रही। लेकिन महिला अपने गलत हरकत से भी बाज नहीं आ रही थी। इसको वही लड़का पसंद था जिसके साथ यह घुमा फिरा करती, ना कि इसका पति। और पति इसका बहुत ज्यादा पैसा वाला था। ये साज सोच रही थी कि हमें पति का प्रॉपर्टी भी हासिल हो जाए और हमारा ये दोस्त जो कि अभी प्रेमी बना है वह भी हासिल हो जाए। उसके बाद दोनों काफी सोच विचार के बाद एक रास्ता निकालते हैं कि क्यों ना अपने पति को ही रास्ता से हटा दिया जाए। और ऐसा ही करती है, अपने पति को अपने और इतना उलझा देती है, इतना सुख देती है कुछ दिन में कि कुछ प्रॉपर्टी उस महिला के नाम भी कर देता है उसके पति। उसके बाद ये लोग मिलकर उसके अपने पति के ही मौत के घाट उतार देते हैं। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दी रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित साहू। यह कहानी उज्जैन की है। उज्जैन के विष्णुगढ़ में रहने वाली मीनाक्षी, जो कि उसे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह 18 अगस्त 2015 के दिन था और वह पूजा पाठ के जो घंटी बजता है और जो लाउड स्पीकर पे आवाज होता है उसी पर उठ जाती है। और हर दिन इसे इस बात के लिए काफी चिड़चिड़ा होता था कि हमारा सुबह का नींद हमें पूजा पाठ की वजह से डिस्टर्ब होता है। और आज 18 अगस्त के दिन वह यही पूजा पाठ के वजह से उठती है और सबसे पहले बाथरूम जाती है। बाथरूम में आधा घंटा लगाती है, नहा धो के पूरा फ्रेश होकर निकलती है और भींगी बालों को अपने बेडरूम में आकर सुखाने लगती है। और बाल सूखते वक्त जो खुशबू आ रहा था उस खुशबू से उसका पति का भी नींद खुल जाता है। और उसका पति घड़ी की ओर नजर दौड़ाता है तो देखता है कि हमें भी ऑफिस जाना है और हमें भी अब उठना पड़ेगा। और वह उठता है, अपने पत्नी के पास जाता है, उसके कमर पे हाथ रख के बोलता है कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और तू जो परफ्यूम और शैम्पूल का यूज करती है उसका खुशबू भी काफी ज्यादा सुगंधित होता है। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है कि साहब आपको ऑफिस जाना है और आप भी जल्दी जाकर तैयार हो जाएं, और हमें भी ऑफिस जाना है तो हम जाकर अभी नाश्ता बनाते हैं। और जो उसकी पत्नी थी मीनाक्षी वह चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए, और जो उसका पति होता है वह फ्रेश होने के लिए चला जाता है बाथरूम। उसका पति का नाम मनीष मीना होता है और मनीष मीना वहीं विवेकानंद के विष्णुगढ़ कॉलोनी के टावर चौराहे के पास में बसावड़ा पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के पीछे वाला गली में एक कंपनी चलाया करता था जो कि फाइनेंस कंपनी था और श्री जी के नाम से रजिस्टर्ड था। और ये जो मीनाक्षी थी उसकी पत्नी, वह बेगमगढ़ के क्षेत्र में स्थित अरुण उदय कल्याण समिति में से जुड़ी हुई थी और वह वहीं काम के सिलसिले में हर रोज जाया करती थी। और जो मनीष मीना के पिताजी होते हैं वह आर के मीना होते हैं और वह एक समाज सेवी इंसान थे और वह घर पे ही रहा करते थे। मनीष मीना बाथरूम से बाहर निकलता है और तैयार होता है, तब तक इधर नाश्ता भी तैयार हो जाता है और सारे लोग बैठ के, उसके पति और पत्नी दोनों लोग बैठ के एक ही साथ नाश्ता करते हैं। 9:30 बजने वाला होता है और मीनाक्षी बोलती है कि साहब आप लेट हो जाएंगे, हम भी लेट हो जाएंगे, तो जल्दी घर से चला जाए। उसके बाद जल्दी जल्दी से मीनाक्षी घर से निकलने ही वाली होती है, गेट के पास खड़ा हो जाती है और अपने पति को बोलती है बार बार कि आप लेट हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे, आप जल्दी निकले। उसके बाद उसका पति निकलता है और दरवाजे को लॉक करती है मीनाक्षी। और बालकनी में बैठे हुए थे उनके सास ससुर, उनको तिरछी नजर से देखती है मीनाक्षी और चल देती है वहां से। घर के बाहर स्कूटी खड़ा हुआ था, वह स्कूटी मीनाक्षी ही चला रही थी और पीछे बैठता है मनीष और ये दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जब मीनाक्षी का खुले बाल मनीष के चेहरे पर आकर बार बार लग रहा था, उससे जो खुशबू निकल रहा था उसे भा जाता है उसका पति मनीष और अपना हाथ को नहीं रोक पाता है मनीष, और अपने पत्नी के कमर पे फिर से हाथ रखता है और बोलता है आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा खुशबू तो बेहद पसंद आ रहा है। उसकी पत्नी बोलती है कि साहब ये पब्लिक प्लेस है, ये हमारा बेडरूम न है, यहाँ अब इस तरह की हरकत करने से किसी को भी गलत नजर जाएगी हम लोग पर। इतना में ही उसका पति जो था वह नहीं रुकता है और भी हाथ को आगे बढ़ाने लगता है। इतना गुस्साई आवाज में थोड़ा सा उसकी पत्नी बोलती है कि साहब हम लोग के पास इतनी लंबी रात होती है फिर भी तुम्हें कम क्यों लगता है, इसलिए कि अभी तुम रास्ता में इस तरह की हरकत कर रहे हो।
कोई देख लेगा हम लोग को तो क्या सोचेगा, क्या समझेगा? और इतना बात मनीष को कहीं न कहीं थोड़ा बुरा लग जाता है और पत्नी के कमर से हाथ हटाता है और वह सीधा-सा बैठ जाता है। पत्नी पहुँच जाती है बसाड़ा पेट्रोल पंप के पास और अपने पति को बोलती है कि साहब आप उतरिए। पति उसका उतरता है लेकिन अपनी पत्नी की तरफ नहीं मुड़ के देखता है। वह उतरता है और सीधे तेज़ी कदमों के साथ चलने लगता है। उसकी पत्नी बोलती है कि गुस्सा हो गए हैं क्या? उसके पति नहीं देखता, नहीं बोलता। फिर से बोलती है उसकी पत्नी कि इतना में क्या गुस्सा होना, आज शाम को मिलते हैं, फिर तुम्हें जो करने का मन होगा वह कर लेना। उसके पति का थोड़ा स्पीड धीमे होता है। उसकी पत्नी समझ जाती है कि हमारा पति अब सुलझ गया। उसके बाद उसकी पत्नी वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसकी पत्नी एक नंबर पे फ़ोन लगाती है और अपने पति को जाते हुए देख ही रही थी। उसके पति भले सीधा ही जा रहा था अपने और देख के जा रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रुक के अपने पति के रास्ते को गौर से देख रही थी। मनीष का रोज का रूटीन था कि ऑफिस जाने से पहले एक टपरी पे जाता और वहाँ चाय पीता और चाय पीने के लिए जैसे मनीष जाता है तैसे गोली की आवाज़ सुनाई देता है और गोली सीधे आके मनीष के सर में लगता है। मनीष ज़मीन पे गिर जाता है और एक पल के लिए मनीष बेहोश हो जाता है। 2 लोग जो थे गोली मारे थे, वह मोटरसाइकिल से तेज़ रफ्तार में वहाँ से भाग जाते हैं। जब मनीष को गोली लगता है तो आस-पास में लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और मनीष को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाती है। वहाँ मनीष का उपचार हो चालू होता है और इधर मनीष के परिवार वालों से पुलिस फ़ोन करके बोल देती है कि मनीष को इस तरह के हादसा हुआ है मनीष के साथ, सो आप लोग इस हॉस्पिटल में चले आएँ। उसकी पत्नी तुरंत ही पहुँच जाती है, जैसे उसकी पत्नी रास्ते में हो, इतनी जल्दी पहुँच जाती है, 5 मिनट के अंदर पहुँच जाती है। उसके माताजी, पिताजी को आने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जब उसकी पत्नी हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ फूट-फूट कर रोने लगती है और पुलिस से कहने लगती है कि हमारे पति को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे पति को कातिल कौन है, ये जल्द से जल्द आप लोग पता लगाएँ। और वहाँ पर कुछ लोग को इकट्ठा करती है। मीनाक्षी और कार्यालय पहुँचती है और वहाँ नारेबाज़ी करने लगती है कि हमारे पति का कातिल को जल्द से जल्द सज़ा मिले, उसे पकड़ा जाए। ये सब पुलिस को काफ़ी ज़्यादा बेचैन कर रही थी और उग्र हो गया था। लोग वहाँ उग्र हो गए थे कि इस तरह से खुलेआम किसी खुले जगह पर किसी को गोली कोई कैसे मार सकता है। पुलिस के ऊपर भी दबाव बन रहा था, प्रेशर बन रहा था। पुलिस भी जाँच में जुड़ जाती है। इधर मनीष का इलाज चल रहा था और वह अभी बेहोश था, वेंटिलेटर पर था। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी पत्नी हॉस्पिटल में नहीं रुकती है, नारेबाज़ी में चली जाती है, पूजा-पाठ करने लगती है कि मैं अपने पति को कुछ देर में ही पूजा-पाठ के द्वारा ठीक कर लूँगा। लेकिन हॉस्पिटल में अपने पति को देखने के लिए वह नहीं रुक रही थी और उसका मोबाइल भी जो था वह कहीं न कहीं एंगेज्ड था। पुलिस को कभी-कभी उसकी पत्नी की तरफ इशारा करती कि इससे पूछताछ किया जाए, लेकिन उसकी पत्नी को भी बहुत बड़ा सदमा लगा था, इसलिए पुलिस उससे दूरी बना लेती है और फिर सीसीटीवी कैमरा खंगालने लगती है। तो सीसीटीवी कैमरा में एक मोटरसाइकिल संदिग्ध दिखता है, लेकिन उसका जो गाड़ी चला रहा था और एक पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसमें चेहरा कुछ साफ नहीं आ पाता है, जिस वजह से थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था पुलिस को कि कातिल कौन है, उसका चेहरा तक पहुँच पाने में दिक्कत हो रहा था। उसके बाद वहाँ का लोकेशन वगैरह खंगालती है, तो पुलिस को कहीं न कहीं उसकी पत्नी पे शक होता है कि उसकी पत्नी इतना एंगेज किसके पास रह रही है? अभी किससे वो बात कर रही है? उसका पति तो हॉस्पिटल में, उसे हॉस्पिटल में वक़्त देना चाहिए, ना कि उसे घर में पूजा-पाठ में व्यस्त रहना चाहिए और फ़ोन पर व्यस्त रहना चाहिए। कहीं न कहीं पुलिस लोग यह फैसला करते हैं कि उसकी पत्नी का भी कॉल को सर्विलांस पे लगाया जाए और उसका कॉल डिटेल खंगाला जाए। तो पता चलता है कि गोली लगने से जस्ट 5 मिनट पहले उसकी पत्नी एक व्यक्ति को फ़ोन करती है। जिसका नाम हनीफ होता है और फिर 10 मिनट बाद फिर से हनीफ को फ़ोन करती है। इस पे पुलिस को शक होता है। पता करती है पुलिस हनीफ के बारे में, तो पता चलता है हनीफ भी उसी के कार्यालय में काम किया करती जहाँ मीनाक्षी काम किया करती। पुलिस को थोड़ा-सा यहाँ शक होता है। उसके बाद पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लग जाती है। हनीफ का लोकेशन चेक करती है पुलिस, तो हनीफ का लोकेशन वहीं से निकल के आता है, जहाँ मनीष का कत्ल हुआ था। उसी वक़्त और उसी जगह पर लोकेशन दिखता है। पुलिस को यहाँ तो 50% ज़रूर हनीफ और उसकी पत्नी पर शक हो चुका था। उसके बाद पुलिस फैसला करती है कि अब मीनाक्षी से पूछताछ किया जाए और मीनाक्षी के घर जाती है पुलिस और उसे बोलती है कि हमारे साथ तुम्हें चलना होगा। उसके सास-ससुर इसके खिलाफ आ जाते हैं कि हमारी पत्नी के साथ अभी ऐसा घटना हुआ है और आप लोग इसे थाने लेके जा रहे हैं। पुलिस वहाँ सख्ती बरतती है, बोलती है आपके बहू को थाने जाना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा-सा आपके बहू पर ही शक है। उसके बाद वहाँ से लेके जाया जाता है मीनाक्षी को थाना। उसके बाद वह इंस्पेक्टर देखता है कि मीनाक्षी जो है वह एक बार एक व्यक्ति के साथ एक अनजान जगह पे संदिग्ध पाई गई थी। उस चेहरा को देखकर पहचान जाता है। मीनाक्षी से पूछा जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति के साथ तुम संदिग्ध पाई गई?
हाँ, मीनाक्षी भी बोलती है कि हाँ, मैं उस व्यक्ति से प्यार किया करता था और वो वही लड़का था हनीफ। यानी कि हर जगह हनीफ ही नज़र आ रहा था मीनाक्षी के साथ में। पुलिस हनीफ को भी गिरफ्तार करती है, दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछती है, तो दोनों स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, हम लोग दोनों आपस में प्यार करते हैं। पुलिस पूछती है कि मनीष को गोली किसने मारा है। तब तक इधर 5वें दिन में मनीष का हॉस्पिटल में मौत हो जाता है। उसके बाद पुलिस और सख्ती बरतती है, इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये दोनों टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। बोलते हैं, हाँ साहब। हनीफ बोलता है, हाँ साहब, हमारे हाथों ही मनीष का कत्ल हुआ है। तो पुलिस पूछती है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। हनीफ बोलता है कि हमारा एक मौसी का बेटा है, वो और हमारे साथ देने के लिए मीनाक्षी, और हर एक क्लू देने के लिए कि हमारा पति कब कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कहाँ चाय पीता है, ये सारा कुछ हमें मीनाक्षी बताया करती है और इस वजह से हमने मनीष को गोली मार दिया। अब इन लोग का कहानी पुलिस सुनती है। ये लोग बताते हैं कि मीनाक्षी बताती है कि एक ऑफिस में हम और मनीष काम किया करते थे और मनीष हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगता है और दोनों एक दिन प्यार का इज़हार करते हैं, लंबा वक़्त तक प्यार चलता है और फिर हम मनीष पे शादी का दबाव बनाते हैं। मनीष अपना घर में आकर बोलता है, घरवालों तो पहले इनकार करते हैं लेकिन फिर तैयार हो जाते हैं और हम दोनों का शादी हो जाता है। शादीशुदा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन हम जिस ऑफ़िस में काम कर रहे थे, उसी ऑफ़िस में हनीफ़ का दाखिला हो जाता है और मीनाक्षी को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एक साथ काम के सिलसिले में ये दोनों को काफ़ी बाहर जाना पड़ता है, जिस वजह से दोनों का लगाव ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल जाते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, घंटों-घंटों फ़ोन पर बात किया करते थे और दोनों बातों के दौरान कब नज़दीक आ जाते हैं पता नहीं चल पाता है और दोनों बिस्तर पे आ जाते हैं। दोनों कई बार शारीरिक संबंध बनाते थे अलग-अलग जगह पे। बताया जाता है कि जो हनीफ़ था वह अपने दोस्त को लेकर अपने एक दोस्त के घर पे जाता और वहाँ कई घंटे वक्त बिताता और कई बार जा चुका था। एक बार पकड़ा भी गया था, वहाँ मनीष भी पहुँचा था, तो वहाँ उसकी पत्नी बोल देती है कि मैं यहाँ पे खाने के लिए आया था, खाना खाने के लिए आया था, लेकिन वहाँ अपने पति को किसी तरह से सुलझा लेती है। घर में आकर उसका पति बोलता है अपने पत्नी से कि हनीफ का खैर नहीं, मेरा कुछ दोस्त अभी थाने में है, वो लोग निकलेंगे तो हनीफ को मौत के घाट उतार देंगे और यह चीज़ मीनाक्षी को नागवार गुजरता है और वह सोचती है कि हनीफ का कहीं कत्ल ना हो जाए और हनीफ से यह बात रखती है और हनीफ फिर फैसला करता है कि तुम्हारा पति को ही मार देंगे, तब हम लोग को रोकने वाला भी कोई नहीं होगा और तुम्हारा पति के पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा है, उस पे ऐश करेंगे। इस प्लान के तहत जो मीनाक्षी थी वह अपने पति से अट्रैक्शन ज़्यादा ले लेती है और एक प्रॉपर्टी था 35 लाख रुपए का खरीद रहा था मनीष, वह प्रॉपर्टी में अपना नाम लिखवाती है मीनाक्षी। कुछ हद तक प्रॉपर्टी अपना हाथ करवा चुकी थी, अपना नाम करवा चुकी थी मीनाक्षी, ताकि पति का कत्ल के बाद यह प्रॉपर्टी में हक हिस्सा मेरा रहे। उसके बाद 18 अगस्त 2025 का दिन था, दोनों काम के लिए निकलते हैं, लेकिन ये प्लानिंग पूरा फिक्स था कि आज अपने पति को रास्ते से हटाना है और उसे उतारती है और उतारने के बाद जो मीनाक्षी थी वह आगे जाकर फ़ोन करती है हनीफ को और बोलती है कि मैं उसे उतार दी हूँ और वह चाय के टपरी में चाय पीने जा रहा है और वहीं बगल में खड़ा था हरीफ अपने एक चचेरे भाई के साथ और मनीष को देखता है और उसके सर में गोली मारकर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। पुलिस बयान सुनती है और हनीफ से पूछा जाता है कि बंदूक कहाँ है? बंदूक को बताता है, पुलिस उसको बरामद करती है, सबूत के तौर पे बंदूक को रखती है। एक चार्जशीट बनाया जाता है और यह मामला अब कोर्ट भेजा जाएगा। कोर्ट इन दोनों को क्या सज़ा देती है? जिस तरह का ये दोनों काम किए हैं वह मौत से भी बड़ा सज़ा का हकदार है इन लोग, लेकिन जज अब इन लोगों को क्या सज़ा देते हैं? इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।